प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं अरीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है कुछ सियासत के बारे में, कुछ कोविड की नई जो तशरीह आई है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जो सेहत के मामले पर हमने आपको गुज़श्ता रोज़ भी बताया कि किस तरह से विफाक और सिंध आमने सामने है। बिलावल भुट्टो साहब ने चैलेंज भी दिया एक विफाकी नुमाइंदगान को कि आएँ वो कराची के अस्पताल देखें। तो शहबाज गिल साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल करते हुए जैकबाबाद वो पहुंचे और DHQ जैकबाबाद पहुंच कर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई और फिर बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा। हुआ कुछ यूँ कि जब वहाँ पहुँचे तो वो अस्पताल बंद था, वहाँ पर कोई नहीं था। तो उन्होंने बिलावल से पूछा कि ये जो अस्पताल है क्या आप यहाँ पर अपना इलाज करवाएंगे। इस पर ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का भी रद्द अमल सामने आया। पीपल्स पार्टी के इम्तियाज़ शेख बोले कि आप सिर्फ वहाँ गए जो अस्पताल 5 साल से बंद था, दीगर अस्पताल नहीं गए। जबकि जो बिलावल ने चैलेंज दिया था वो खुसूसी तौर पर NICVD से मुतल्लिक था। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा ये तो आप बड़ी मिसलीडिंग सी बात कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। आपने कहा था सिंध का कोई भी अस्पताल आप देख सकते हैं। अब सवाल हमारा अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि सेहत के मामले पर इस तरह की गुफ्तगू, लफ्जी जंग, ट्विटर के ऊपर बयानबाजी, क्या सेहत के मामले पर सियासत हो रही है? और अगर हो रही है तो कौन कर रहा है, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ? और एनालिस्ट में हमें ज्वाइन करें आज रीमा उमर साहिबा, हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करें। मुनीब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। तो पहले तो सवाल ये कि क्या इस बहाने हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हुकूमत और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो सेहत के मसले पर भी गौर करेंगे और आवाम के लिए कुछ अच्छा हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि शहबाज गिल साहब हों या नासिर हुसैन शाह साहब, दोनों ही नौकरी कर रहे हैं और नौकरी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो सियासी जमात थे उसकी कर रहे हैं। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि सेहत के हवाले से बहुत डिबेट हुई है, हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट भी किया है, एनालाइज भी करने की कोशिश की है। सेहत या जो सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कभी भी हमारे मुल्क में एज एवरीबडी एल्स हैज सेड कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा। यहाँ पर ये बात ज़रूर हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि सिंध के अंदर कुछ ऐसे इदारे ज़रूर बने हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी और बड़े आला पैमाने की सहूलियात दी गई हैं। लेकिन जिस एस्पेक्ट के अंदर हमने इसको नैरो डाउन किया है, जो ये चैलेंज वाली बात है, अव्वल तो ये कोई दौर नहीं है जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज अ पार्टी हेड वो किसी को चैलेंज दे रहे हैं कि भाई आप आएँ और आप बताएं। और ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है इस पेंडेमिक के दौर के अंदर। और ना ही शहबाज गिल साहब के कोई ये ज़ेब देता है कि वो तशरीफ़ ले जाएं और सिंधी टोपी अजरक पहन के गाड़ियों में इधर उधर फिरें और बताएं कि ये कितनी घटिया इनकी हेल्थ सर्विसेज हैं। इस तरह तो जो पेरिफ्रीज़ हैं ख़ास तौर पर वहाँ पर आप पंजाब में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, इवन बलोचिस्तान के अंदर चले जाएं, बहुत से हॉस्पिटल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी हालत इससे भी बुरी है। बहुत से स्कूल्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर भैंसें बंदी होंगी, घोष स्कूल्स होंगे, सिरे से कोई एक एनरोलमेंट वहाँ पर नहीं होगी। तो फिर तो ये एक एंडलेस डिबेट है ना। मेरे नज़दीक ना ही किसी में इतनी अक्ल और फहम है, ना ही कोई इतनी मेचोरिटी है कि इस दौर में जहाँ पर मेरे ख़्याल में हमें हर रोज़ हम ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह रहम करे अगर ये हालात इसी तरह चल रहे हैं तो इसकी पीक क्या होगी और उसके अंदर असरात हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या आएंगे। हम एक दूसरे को चैलेंज देते फिर रहे हैं, कोई एक चैलेंज दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, वो बाबलों की तरह सिंध जाकर घूम रहे हैं। मतलब ये कोई तुक तो ना हुआ, ये क्या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है? ये नौकरी है, करें नौकरी, एक दूसरे को गालियाँ दें, खुश हों, और अगर इससे कोई सर्विस लोगों की हो सकती है तो बहुत लोग इससे महसूस हो सकते हैं, लोगों को बेनिफिट समझ नहीं आया। ठीक है, बेनिफिट भी कोई नहीं हो सकता। मज़हर अब्बास साहब, मतलब ये पॉइंटलेस एक्सरसाइज है ना, इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, जब हम हफ्ते को बात कर रहे थे तो आपने सजेशन दी कि जाके देखें, अस्पतालों में इलाज करवाएं, स्कूलों में पढ़ाएं अवामी नुमाइंदे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को, ताकि उनको पता चले। तो आज शहबाज गिल साहब ने भी वीडियो बना के यही सवाल पूछा है, लेकिन जवाब उनको ये मिला कि हमने NICVD की बात की थी, दीगर अस्पतालों की बात नहीं की। देखिए, बड़ा अच्छा होता अगर शहबाज गिल साहब 2-3 दिन जो है वो सिंध में रहते, सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में जाते, वहाँ के वो हॉस्पिटल भी देखते जिनकी वो निशानदेही कर रहे हैं, जैसे जैकबाबाद के एक हॉस्पिटल की, और वो हॉस्पिटल भी देखते जहाँ बेहतर सहूलतें हैं। तो फिर उनकी रिपोर्ट अगर एक सबमिट करते वो रिपोर्ट,
तो वो एक कॉम्पैक्ट रिपोर्ट होती है। और यही काम है, हमें तो बदकिस्मती से सिर्फ हम जवाबी वार करते हैं, असल जवाब नहीं देते। अगर वो एक 15 यहाँ के 10-15 हॉस्पिटल्स का जायज़ा लेते और उसमें कुछ ये भी बात करते कि हाँ ये हॉस्पिटल्स बड़े बेहतर काम कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरी है, तो मेरा ख्याल है सिंध के लिए उनका जवाब बहुत तगड़ा होता। लेकिन अब आप एक हॉस्पिटल की, और ये भी मैं सिंध का जो जवाब आया उनके वीडियो के बाद, वो उससे भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए कि अगर वो हॉस्पिटल अबेंडन्ड हो गया है तो सवाल ये है कि वो अबेंडन्ड क्यों हुआ, उसको बेहतर क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि सिंध में जो हॉस्पिटल्स के क्राइसिस हैं वो अपनी जगह हैं। दूसरी बात ये कि ये भी एक हकीकत है कि सिंध में पिछले 5-6 सालों में जो अच्छे हॉस्पिटल्स बने हैं और दूसरे जो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दी है, उससे बहुत ज़्यादा काम में बेहतरी आई है। जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर के हवाले से बात हो रही है, इसी तरह SIUT जो है पहले सिर्फ कराची में होता था, अब वो सिंध के मुख्तलिफ अजला में बनाया जा रहा है, तो ये एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है। ट्रॉमा सेंटर है, बहुत बेहतर ट्रॉमा सेंटर है, हालांकि वहाँ ट्रॉमा सेंटर तक जाने में जो डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको सिंध गवर्नमेंट दूर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ की रोड्स टूटी होंगी तो जाहिर है ट्रॉमा सेंटर में पहुँचते पहुँचते तो उसकी मज़ीद हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो काम अच्छे भी हुए हैं और बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। तो शहबाज गिल साहब अगर संजीदा होते और संजीदगी से काम करते तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनती, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और PhD डॉक्टर हैं, तो वो यहाँ आके अगर काम करते सिर्फ एक हॉस्पिटल में खड़े होकर एक वीडियो बनाकर, तो मेरा ख्याल है बहुत ही उन्होंने मेरे ख्याल में उससे वो इम्पैक्ट नहीं बन पाया जो वो शायद इम्पैक्ट बना सकते। आपको लगता है ये वीडियो थोड़ी प्रीमेच्योर थी? अगर 2-4 और अस्पतालों का दौरा करते तो ज्यादा पुख्तगी आती उसमें। एक रिपोर्ट बनाते, फेडरल गवर्नमेंट को देते, सिंध गवर्नमेंट को देते, अपनी उनका नजर आता। लेकिन सर वो फिर आर्गुमेंट इसमें पड़ जाते ना कि आपका तो मजाज ही नहीं है, आपने क्यों रिपोर्ट बनाई। हसन निसार साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। हसन साहब देखिए अलीना, बदकिस्मती से ये जो सियासतदान है हमारे, ये आज के नहीं, ये शहबाज गिल नहीं, सारे ही, ये सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि मुल्क की सलामती तक की कॉस्ट पे सियासत करने से बाज नहीं आते। हिस्ट्री है इनकी, आप देख लो, वो मुल्क के बुनियादी में डैम नहीं बनने देंगे, है को करने वाली बात। सबसे बड़ा बेनिफिशरी खुद सिंध होगा। अच्छा, ये तो मैक्रो लेवल की ये बात है, इसमें इंडिविजुअल्स का जिक्र तो ये तो बेमानी बात है। कल इनके नाम भी नहीं याद रहने किसी को, तो माजरत खा हूँ मैं ज़ाती तौर पे कि मैंने इन सियासी कॉबॉयज़ के लिए सियासतदान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये बड़ा मुहतरम लफ्ज़ है, इन लोगों पे फिट नहीं बैठता। ये जो भी मदर साहब कह रहे थे, या जो पहले मनीप साहब ने कहा कि ये अगर कोई ढंग से कोई संजीदा किस्म का काम करते, उसका कोई इम्पैक्ट भी होता, उससे कोई थोड़ी गाइडलाइन मिलती, सरजनिश का कोई अंदाज़ होता, जहाँ अप्रिशिएट करना था अप्रिशिएट करते। लेकिन वो अगेन ये कम्युनिटी यार, पाकिस्तान जिन हालों को पहुंचा है, बीच में अगर कहीं फौजी मुदाखलत हुई है तो वो भी इनकी नालायकियों, बददयांतियों, करप्शनों, हिमाकतों की वजह से हुआ। इस कम्युनिटी के बारे में क्या बात करनी, ठीक है बस जी। रीमा, लेकिन दूसरों पे आप तनकीद तभी करते हो जब आपका अपना घर ठीक होता है। लोग ये भी कहते हैं कि पेशावर या वो खासकर सूबे जहाँ पर आपका अपना गवर्नमेंट है, वहाँ पर तो आपने कुछ किया नहीं अस्पतालों के लिए। पेशावर की हम बात करें तो उसके मज़ाफ़ाती अस्पतालों से ये खबर आ रही थी कुछ रोज़ पहले कि जो अस्पतालों का फुजला होता है वो भी ठिकाने लगाने के लिए सही इंतजामात नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके अपने गवर्न सूबों से आएंगे तो फिर दूसरों के सूबों में जाके इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो फिर उस पर तनकीद तो आएगी। शुक्रिया लीना। बहुत बार हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन हसन साहब ने फिर से आज जिक्र कर दिया कि इस मुल्क में फौजी भी तब आते हैं जब, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो नाअहल हैं, या मतलब इसकी क्या जरूरत है। फिर डिबेट लंबी चल जाती है। कैसे हम ये कह सकते हैं जब फौज आती है फिर वो क्या करती है? इतनी बार हम ये डिबेट कर चुके हैं, इतने देर मुल्क में फौजी ही रूल करते आए हैं, अस्पतालों का ऐसा हाल क्यों है? उन्होंने कैसे अस्पताल बनाए, कैसा स्कूल बनाया, कैसे गवर्नेंस इंप्रूव की। मतलब ये डिबेट जो है मेरा ख्याल है थोड़ी डाइग्रेस हो जाती है अगर हम इस तरह की बात करें। तो बस मैं ये कहना चाहती थी। दूसरी, मुझे तो शहबाज गिल साहब की जो रिसेंट हरकत है
इसको देख के बहुत जेलसी हुई, क्योंकि अक्सर मेरा भी दिल करता है जब इमरान खान साहब ऐसे दावे करते हैं कि कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जिसमें पाकिस्तान से ज्यादा आजाद मीडिया हो, या कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जिसमें पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म किया हो कोरोना से डील करने में। इस तरह के बहुत दावे वो करते हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनको इस तरह चैलेंज उनका एक्सेप्ट करूं और उनको दिखाऊं कि उनका दावा किस तरह गलत है। लेकिन एक तरह से हम सबको संजीदा होना पड़ता है, हम नहीं करते, क्योंकि इवेंचुअली जो उन्होंने दिखाया है वो मुल्क के लिए कैसा उन्होंने मतलब किस संजीदगी से इशू को दिखाया है। एक तरह से उनकी जो स्मगनेस है, जो वो ग्लोट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो अवाम है, आम लोग हैं, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, और इस तरह की मतलब लग रहा है मजा लेने वाली बात है कि लोगों की ट्रेजेडीज हैं, लोगों के इतने मसाइल हैं, आप उनमें मजा ले रहे हो। तो मेरा ख्याल है चाहे वो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, लेकिन जो मैसेज पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि हमारे जो पता नहीं अब उनका क्या डेजिग्नेशन है, उनकी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है किसी चीज के, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इस तरह वो कर रहे हैं कि वो लोगों की ट्रेजेडीज का मजा ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, और उन्हें थोड़ा सा रिकंसिडर करनी चाहिए अपनी अप्रोच। अगर उनका जो भी इंटेंशंस थे वो बहुत बैकफायर किया है, मेरा ख्याल है बहुत बुरी तरह उनके लिए। बाबर सत्तार साहब, आप अग्री करते हैं रीमा की बात से? वो कह रही हैं कि वीडियो से या सारी जो एक्सरसाइज हुई है उससे तासुर ऐसा गया है पीटीआई का कि शायद ये मज़ा लेने के लिए या सिर्फ सतही सियासत के लिए किया गया है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा इससे। देखिए, मैं रीमा के साथ तो अग्री करता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यानी अगर हम पेंडेमिक के दरमियान में हैं, लेकिन हमने सवाल क्या रखा है? हमने सवाल ये रखा है कि शहबाज गिल साहब का ये जो एक्शन था ये ठीक था या नहीं था। तो अगर मजा लेने की बात है तो सारे ले रहे हैं। जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह की हमारी रियासत है, उसी तरह के हम लोग खुद हो चुके हैं, उसी तरह की हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। यानी पब्लिक हेल्थ के ऊपर कहाँ पे सीरियस डिबेट है? यहाँ पे मुल्क में एक डिबेट छिड़ी, और वो डिबेट ये थी कि हम लोगों को हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते, कुछ लोगों को मरना पड़ेगा इकोनॉमी को चलाने के लिए। उसके बावजूद हम सीरियस डिबेट नहीं कर पा रहे हैं हेल्थ के ऊपर। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरह से हमने बेसिक हेल्थ का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम वो रिसोर्सेज कैसे जनरेट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तो एक सिंध के अस्पताल की बात हो रही है। आप इस्लामाबाद में जाके आप देख लीजिए सरकारी अस्पतालों को, पिम्स का हाल देख लें जाके, जो सबसे अच्छा अस्पताल है सरकारी वहां पे। आप वहां पे होली फैमिली का अस्पताल देख लें, लोग जाना नहीं चाहते वहां पे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी इस तरह की सूरत हाल है कि जिस तरह थाने में आप उस थाने में जाना चाहते हैं जिसमें आप एसएचओ को जानते हैं, आप उस अस्पताल में जाना चाहते हैं जिसमें आप डॉक्टर को प्राइवेटली जानते हैं, जो आपका ख्याल रखेगा वहां पे, जो आपके लिए कुछ करेगा। ये हमारी हेल्थ केयर की ओवरऑल हमारा सिनेरियो है। उसमें हम इस तरह के कंपटीशन में पड़ गए हैं कि ये अस्पताल बंद है या वो अस्पताल ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है तमाम लोग ही जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। कहाँ वो फिगर्स, फैक्ट्स और वो जर्नलिज्म कहाँ पे है, क्रिटिकल जर्नलिज्म? यहाँ पे आज गैलप की रिपोर्ट आई है कि 55% लोगों का ख्याल है कि ये पेंडेमिक और इसका जो ओवर एग्जैजरेटेड है, इसकी डेंजर। और यहाँ पे अब हमारे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट हर तरफ ये बात कर रही है कि लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। तो इतना मेजर कम्युनिकेशन का फेलियर हो जिस मुल्क में, एक इतने सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू के ऊपर जिसने सारी दुनिया को रोक रखा है आज, तो उस पर संजीदगी से गुफ्तगू होनी चाहिए, ना कि शहबाज गिल के ऊपर। सर, आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो वजीर आजम ने अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें कहा अगर सूबे मेरी मानते या मुझसे पूछते तो मैं तो लॉकडाउन ही ना होने देता। लेकिन फिर अगले जुमले में उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने कुछ लॉकडाउन किया है, स्मार्ट लॉकडाउन किया, तो उसकी वजह से सूरत हाल कंट्रोल कर लेंगे। तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग सी स्टेटमेंट्स हैं अपनी ही दोनों। मज़हर अब्बास साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, वो जिस वक्त शहबाज गिल साहब अपनी ये वीडियो पे ये सारी बातें कर रहे थे और वो ऑन एयर हो रही थी, उसी वक्त लाहौर के एक हॉस्पिटल के सामने एक फैमिली खड़े ये एहतजाज कर रही थी कि एक लड़की के साथ जो वहाँ कुछ हुआ उस हॉस्पिटल के अंदर, जो वीडियो बनाएगी, अमले ने उस ज्यादती की कोशिश की, ये सारी बातें। तो मेरा ख्याल है ये जब हम इस तरह की बहस में जाते हैं ना, तो जाहिर है जिस तरह शुरू में हसन साहब कह रहे थे कि
हमारे यहाँ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ा प्रॉपरली मेंटेन्ड है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि अगर पीटीआई संजीदा होती, और इसमें तो पीटीआई सिंध ख़ास तौर पे आप करते, एक रिपोर्ट बनाते, एक जामे रिपोर्ट बनाते, ताकि लोग उसको डिबेट भी करते कि हाँ ये रिपोर्ट बनाई है, सिंध के 10-15 हॉस्पिटल आपने पिक किए, उसमें कुछ हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काम करती नज़र आती है। यहाँ सिर्फ हमने जवाब शिकवा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपना दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे। MQM लंदन से मुतल्लिक मजीद इंकशाफात हुए हैं। MQM के ही साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर ने इंकशाफ किया है कि उनकी जमात ने भारत से रकम ली और ये मामला 100% हकीकत है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत से पैसे लेकर हमेशा पार्टी क़यादत को दिए, भारत से ली गई रकम का 1 रुपया भी ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। मोहम्मद अनवर ने अपने बयान में मजीद कहा कि 90 की दहाई की इब्तिदा में नदीम नुसरत ने भारतीय सिफारतकार से मुलाकात करवाई। MQM के पारसाओं की कारस्तानियों का इल्ज़ाम मुझ पर धरना नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में कत्लो गारत करने वाले आज मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। इमरान फारूक के कत्ल में मेरे मुलव्विस होने का कोई सबूत पुलिस के पास नहीं है। उन्होंने कहा वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मुलव्विस ही नहीं था। मजीद कहा कि डॉक्टर इशरतुल इबाद को भी डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात में शामिल करना चाहिए। इशरतुल इबाद के MI6 के हवाले से मेरे तस्वीर के बारे में दावे बेबुनियाद हैं। बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए PSP के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM के बानी को लोगों का खून चाहिए, भारत उन्हें पैसे देता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बानी MQM इमरान फारूक जैसे बड़े को मार सकता है तो किसी को भी मार सकता है। बानी MQM का साथ देने का दुनियावी फ़ायदा था, लेकिन हमने अल्लाह के खौफ से उनकी दूरी की। और दोनों जानिब के बयान देखते हुए, बल्कि यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि नदीम नुसरत और इशरतुल इबाद ने इन सारे इल्ज़ामात जो मोहम्मद अनवर ने लगाए इनकी तरदीद कर दी है। अब सारे बयानात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या इन बयानात की रोशनी में मामले की असर नौ तहकीकात होनी चाहिए, हाँ या ना के ऑप्शन है सबके पास। मज़हर अब्बास साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। जी, जवाब तो मेरा हाँ में है। देखिए, MQM बनने से बिगड़ने तक बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है और इसकी बड़ी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि MQM कैसे बनी, क्यों बनी, इसकी मिलिटेंसी कैसे आई इसके अंदर, ये सारा इंडियन कनेक्शन कैसे आया, और इस पूरे 34-35 सालों में पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बड़ा आदमी है जिसने MQM के सर पर हाथ नहीं रखा। और सिर्फ मैं सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के साबिक 1-2 आर्मी चीफ्स जिनका बराह रास्त अल्ताफ़ हुसैन साहब से रब्ता रहा, बहुत से इंटेलिजेंस चीफ जो अल्ताफ़ हुसैन, तो क्या ये पाकिस्तान की रियासती इदारे इन सारी चीज़ों से नावाकिफ़ थे या वाकफ़ियत होते हुए भी चुप रहे? तो अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो क्यों हुई है? तो मेरा ख्याल है MQM पे एक बहुत ही जो है कॉम्पैक्ट किस्म की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। एक ऐसा कमीशन बनाएं जिसमें MQM के हवाले से सारी चीज़ें आनी चाहिए और एक पूरी इन टोटो आनी चाहिए कि MQM का पूरा स्ट्रक्चर क्या था और MQM जो सिंध में जो कुछ भी होता रहा है, ये सारी चीज़ें। जहाँ तक मोहम्मद अनवर की ताल्लुक़ है, देखिए मोहम्मद अनवर का ताल्लुक़ अब MQM लंदन से नहीं है। वो अपना नदीम नुसरत साहब का ताल्लुक़ अब MQM से नहीं है। डॉक्टर इशरतुल इबाद का ताल्लुक़ अब MQM से नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल का ताल्लुक़ अब MQM से नहीं है। लेकिन जितनी MQM आप 86 से 2016 तक की जो MQM है और शायद 2017 तक की, उसमें मोर और लेस ये सारे लोग उसका हिस्सा रहे हैं। ये सारे लोग, कुछ ने अपने इतराफ़ किया है, कुछ ने नहीं किया इतराफ़। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं, ये सारी बड़ी सीरियस चीज़ें हैं कि इंडियन कनेक्शन, इतने लोगों का मारे जाना, इतने लोगों का मरवाए जाना, इतनी सिंध के अंदर कराची हैदराबाद में कत्लो गारत गरी, ये सारी चीज़ें, फिर सिंधु देश का आस्पेक्ट भी उसमें आ जाता है, माजी भी आ जाता है, हाल भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे हम सिर्फ हमारी बदकिस्मती थी, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होती हैं कि जी जहाँ जो सूट कर रहा है उसका केस भी बंद हो जाता है, फाइल भी क्लोज हो जाती है, और जहाँ सूट नहीं करता उस पर मुकदमात खुल जाते हैं, इंक्वायरीज खुल जाती हैं। तो ये एक बेहतरीन, इसमें कोई कम से कम 10 से 15 हज़ार FIRs ऐसी हैं
जो इस्तेमाल होती हैं और MQM का आज जो डाउनफॉल है उसकी ये सारी वजूहात सामने रखनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें इतनी जल्दी अनफोल्ड होंगी जितनी सीरियस ये चीज़ें हैं। ठीक है मुनीब, मज़हर अब्बास साहब ने प्रपोज तो किया है कि एक कमीशन बनाई जाए और तहकीकात करवाई जाए, लेकिन बहुत से स्टेक होल्डर्स जो कि उस वक्त मौजूद थे वो अभी भी मौजूद हैं और हुकूमत के इत्तेहादी हैं। क्या हम इसको नियर फ्यूचर में होते हुए देख सकते हैं? देखिए अलीना, इसके अंदर दो बातें। एक तो ये कि ये जो हम कह रहे हैं कि असर नौ तहकीकात हों, मदर साहब ने फरमाया कि इसकी असर नौ तहकीकात होनी चाहिए, फ्रॉम द स्क्रैच होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मुझे समहाउ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मुझे इम्प्रेशन है जो कि मुझे लगता है उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। देखिए दो बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। एक तो ये कि ये जो जिस तरह मदर साहब ने कहा कि पूरी केस स्टडी है, आप ये देखिए कि जिसने ये सब कुछ होने दिया, यानी MQM बनी, फिर जिस तरह वो इक़्तिदार में रही, इक़्तिदार में ऑपरेशनल रही, काम करती रही, कराची को बाकायदा तौर पर हैंडीकैप्ड रखा और कराची और जहाँ जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहाँ पर ना सिर्फ ये मिलिटेंसी फैलाई, लोगों को हरास किया, कारोबार बंद किए, कराची को मफलूज किया। और ये सब जब हो रहा था किसी ने ये सब होने दिया, ये सब कुछ कंडोन होता रहा, ये सब जो कुछ अलाउ किया गया। तो क्या हम, मेरी बात छोड़ दीजिए, क्या कोई उन लोगों से सवाल पूछेगा कि जब आपने अपनी सियासत को आगे बढ़ाना था, उसको परपेचुएट करना था, उसको लंबा करना था, अपने इक़्तिदार को जस्टिफाई करना था, तो आपने ये सब कुछ होने दिया? ये इंडियन कनेक्शन आपका ख्याल है कोई एक दिन में बन गया होगा? एवरीबडी न्यू अबाउट दिस परहैप्स फ्रॉम द डे वन। किसी ने क्यों होने दिया? क्या इस सवाल का कोई जवाब आएगा? द आंसर इज नो। कोई नहीं पूछेगा, बड़े आराम से कहा जाएगा अच्छा जी वक्त गुजर गया, ये हो गया। और मैं तो जिन शख्सियात को आप उन्होंने नाम रख दिया जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इनके निकाले ना पिछले 10-12 साल के इनके जो आर्काइव्स में से क्लिप्स, कितनी, मैं माजरत के साथ, इतनी बेशर्मी से ये अल्ताफ़ हुसैन को डिफेंड करते थे नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। अल्ताफ़ भाई कहते हैं, इनकी ज़बानें नहीं थकती थी। आज ये बड़े करो फर्क के साथ बैठे हैं, कैबिनेट्स के अंदर मिनिस्ट्रियल पोजीशंस एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर बता रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, और बड़े आराम से अपने आप को इन्होंने एक्सट्रिकेट कर लिया है अल्ताफ़ हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन की मिलिटेंसी से। हाउ कुड दे? ये कैसे कर सकते हैं? इनको किसने अलाउ किया? आज भी जो अलाउ किया गया और जो सियासत के लिए किया गया, ये किस तरह हो सकता है? Each and every one of them was part and parcel of the game. कैसे ये कह सकते हैं जी हमारा फलानी चीज से ताल्लुक नहीं था, पता था इन्हें कौन मारा जा रहा है और किस तरह मारा जा रहा है? ये अजीब बात है। आपको जब कुछ कन्वीनियंट लगता है पहले आप ये कर लेते हैं, पहले आप वो कर लेते हैं। आई एम सॉरी, अगर कोई शख्स करप्शन होने देता है, कंडोन करता है, वो भी उतना बड़ा मुजरिम है, वो हुक्मरान उतना बड़ा मुजरिम है। और जब कोई हुक्मरान कत्लो गारत, मिलिटेंसी और ऐसी जमातों को ऑपरेट करने देता है, वो भी उतना बड़ा मुजरिम है। क्यों नहीं सवाल होना चाहिए उन लोगों से? क्यों नहीं सवाल होना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने इनको अपना इत्तेहादी बना के रखा? आज कह रहे हैं जी अल्ताफ़ हुसैन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अल्ताफ़ हुसैन गया जानों में जी, वो ऐसे है, वो वैसे। ये क्या बात होगी? अब आपको सूट नहीं कर रहा ना वो। तो ये सिलेक्टिव, मैंने पहले भी कई दफा कहते हैं, जो चेरी पिक करना शुरू कर देते हैं हम हरकतें, ये चीजें, इट्स ऑफ नो यूज। ये कर लें इन्वेस्टिगेशन सब कुछ। जिन लोगों से सवाल पूछना है वो मदर अब्बास साहब मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं MQM और उसके सारे मामलात को। अगर कोई पूछ सकता है तो बताएं फिर। ठीक है, हसन निसार साहब। पहली बात तो ये है कि मुनीब साहब ने बहुत ही खूबसूरती से हमारे इज्तमाई किरदार की निशानदेही की है। सिर्फ एक इख्तलाफ मुझे है उनकी सारी गुफ्तगू से, इख्तलाफ नहीं है वो, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ उसको, कि इट्स नॉट कन्फाइंड टू जस्ट MQM, ये हमारा कौमी किरदार है, एक बात। दूसरी बात ये है लीना बीबी कि एक आध मामला की आप असरे नौ, क्या लफ्ज निकाला आपने, क्या टर्मिनोलॉजी है, असरे नौ तहकीकात, जो कर लोगे तो फिर क्या होगा? 3 भाई हो, वो कहता है 6 भी होते तो तुम क्या बिगाड़ लेते हैं हमारा। प्रॉब्लम ये है कि अगर हो सके तो इस पूरे मुल्क को असरे नौ बनाने पे गौर करें।
ये असर नौ पूरे का पूरा मुल्क, तहकीकात को छोड़ो, उससे मामलात बहुत आगे जा चुके हैं। नारायण मुनीब साहब का शुक्रिया, इन्होंने बड़ी बहुत जबरदस्त बात की। ठीक है बाबर सत्तार साहब, बहुत उम्दा बात की। बाबर सत्तार साहब, हसन निसार साहब को लगता है कि तहकीकात से अब बात बहुत आगे जा चुकी है? मेरा ख्याल है हम तमाम लोग, मैं एग्री करता हूं जो मजहर साहब ने बात की, जो मुनीब ने बात की, जो हसन साहब ने बात की। मेरा ख्याल है एक ही बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि तहकीकात तो जरूरी है लेकिन हमें होती नजर नहीं आती। और हमें होती क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि हमारी रियासत और उसकी सियासत, उसकी पॉलिसी इतनी कॉन्वल्यूटेड है, इतनी टू फेस्ड है कि करेगा कौन ये काम। अगर हम असर नौ की बात भी करें, असर नौ शुरू करना है कोई चीज, तो वो कहां से शुरू होगी? वो सिरा कौन सा है? कौन वो सिरा पकड़ेगा? कैसे होगा ये सारा कुछ? मेरा ख्याल है इसके ऊपर देखिए, अभी रिसेंटली कराची अफेयर जो अगस्टा सबमरीन्स का था, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है फ्रेंच इंजीनियर्स के मारने की वजह से, और वो इतने सालों बाद अब वहां पे इंडाइटमेंट्स हो रही हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की, उनके एडवाइजर्स की, चीफ ऑफ स्टाफ्स की। तो एक चीज को छोड़ा नहीं, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखिए। अपनी मजहर साहब बताएंगे कि कितनी JITs पड़ी हुई हैं, कितनी डिटेल्स हैं। इस तरह के केसेस जब आते हैं, जब उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, लोग इंडाइट होते हैं, तो वो डिटेल्स बताते हैं। जब एक बंदे को आप इंडाइट करेंगे तो वो अपने साथ 4 और लोगों की बात बताता है। यहाँ पे फिर प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के अंदर, कि आप उन्हें कहते हैं ठीक है आपकी सजा हम थोड़ी कम कर देंगे अगर आप कोऑपरेट करें और पूरी बात बताएं। इस तरह से बातें खुलती हैं, इस तरह से जो पुरानी चीजें हुई हैं, जो क्राइम्स हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, उनकी निशानदेही होती है और चीजें क्लोजर की तरफ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं होता, क्योंकि किसी ना किसी हद तक, यानी हमने देखा जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर किस तरह से MQM दोबारा से बिल्कुल टॉप के ऊपर पावर स्ट्रक्चर में आई, और जिस तरह मुनीब कह रहे हैं आज तक उसी तरह चलता चला आ रहा है। सो जो कोई भी आपकी साइड पे आ जाए, आप उसकी पुरानी तमाम चीजें दरगुजर करने के लिए और उन पे मिट्टी डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से मुल्क चलते नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट कब तक चलता है। ठीक है रीमा, आपको क्या लगता है, जैसे बड़ी एप्टली पॉइंट किया मुनीब ने कि ठीक है तहकीकात का तो सभी मुतालबा करते हैं, लेकिन इंटेंशन और मौजूदा हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है, क्या आपको उसमें ये इंटेंशन या इसकी गुंजाइश नजर आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। कोई इन्वेस्टिगेशन होगी भी तो वो नामुकम्मल सी होगी, काउंटर प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि जब तक वो सब सवालात जो मजहर साहब ने, मुनीब साहब ने, बाकी सब ने उठाए हैं, इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार उतना वसी नहीं होता तो उसका क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। आप हाइपोथेटिकली बात कर लें, क्योंकि जब से ये बयान सामने आया है, अब लोग कहते हैं कि कुछ मीडिया चैनल्स भी भारत फंड करता है और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी भारत फंड करता है, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस बयान को अपनी बाकी जो एलिगेशंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही परेशान कुन ट्रेंड है पाकिस्तान में, कि जो भी नापसंदीदा है एक दिन, एक टाइम पे तो आप कह देते हैं भारत फंड कर रहे हैं उन्हें, उसको भी तो खत्म होना चाहिए। और ये बात ना हो कि इस क्लेम को, या MQM के बारे में बहुत अरसे से ये अफवाह थी या लोग बात करते थे कि भारत का कोई ताल्लुक है फंडिंग के हवाले से, अब क्योंकि वो प्रूव हो रहा है या और एलिगेशन सामने आ रहे हैं, तो बाकी जो एलिगेशन है वो भी दुरुस्त है। मेरा ख्याल है ये एक मेरे लिए खतरा है, इसलिए भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। मैं सिर्फ ऐड करूंगी जो बाकी सब ने कहा, ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता होगी, लेकिन फिर भी जरूरी होनी चाहिए। लगता नहीं है कि कोई रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन होनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस और उसमें तेजी से बढ़ते हुए केसेस की। लेकिन जब एक टीवी शो के दौरान, सरकारी टीवी शो पर जरताज गुल साहिबा से पूछा गया तो उन्होंने जवाब कुछ यूँ दिया कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 ये एक्चुअली मुखफ़फ़ इस चीज़ का है
कि कोरोना की कितनी किस्में हैं, 19 किस्में हैं, 19 पॉइंट्स हैं और उसको किस तरह से मुख्तलिफ ममालिक अप्लाई कर सकते हैं। तो जी जब ये बयान सामने आया और वो सही तशरीह ना कर सकी तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया, मजाक भी उड़ाया गया, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन जब जरताज गुल साहिबा तक ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने इस पर रद्द अमल भी दिया। उन्होंने कहा कि एक स्लिप ऑफ टंग था या ख़ता हो गई एक लम्हे की, जिसके ऊपर इतना बखाड़ा खड़ा कर लिया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं घबराती नहीं हूँ इस तनकीद से, अगली दफ़ा फिर देख लेंगे, मैं बड़ी मजबूत औरत हूँ। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी पीटीआई के रहनुमा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात देते रहे हैं, बड़े गुमराहकुन बयानात देते रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को ही ले लीजिए, तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा कि जी ये जो लॉकडाउन है ये तो फैशन है, इसलिए हो रहा है। तो हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि हुकूमती रहनुमाओं की ये जो गैर संजीदा, गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं, इनकी वजह क्या है? ओपन ऑप्शन है सबके पास। बाबर सत्तार साहब। देखिए, मुझे तो नहीं समझ आती आउटरीच की रीजन क्या है। जो ओवरऑल चॉइस है इमरान खान साहब की मुख्तलिफ लोगों को अपॉइंट करने की और उनकी वजूहत उस पर और गवर्नमेंट की ओवरऑल इनकॉम्पिटेंस, उस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं। अब अगर एक आधी मिनिस्टर बीच में या दो मिनिस्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी कॉमिक रिलीफ पैदा होती है, हर फिल्म में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, मेरा ख्याल है उनकी गुंजाइश होती है, उनकी अपनी जगह। अच्छा, लेकिन रीमा इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि उनको रिसर्च तो कम से कम करके आनी चाहिए थी अगर वो प्रोग्राम में बैठी थी, और ये भी कि वो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं, तो उनकी तो वैसे ही मिनिस्ट्री में बड़ी ज़रूरत है रिसर्च की और पढ़ने की और चीज़ों को समझने की, तो फिर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान। अलीना, गैर जिम्मेदाराना मुझे नहीं लगता है, उनको पता ही नहीं था। ये ज्यादा तशवीशनाक बात है कि शायद उन्हें पता ही नहीं है कि कोविड-19 में 19 का क्या मतलब। गैर जिम्मेदाराना तो फिर भी कुछ और होता है, लेकिन ये एक मिनिस्टर का ये कहना, मेरा ख्याल है जो आउटरीच है वो बिल्कुल, और वो जो कैबिनेट का हिस्सा हो, बिल्कुल। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है। जरताज गुल साहिबा ने कहा हुआ है कि बारिश ज्यादा हो रही है क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा हुआ है क्लाइमेट मार्च जो बाकी एक्टिविस्ट्स ने ऑर्गेनाइज की वो उनके पीछे वो हैं। बहुत सी उन्होंने और ऐसी बातें की हुई हैं। लेकिन एक बात मैं और करना चाहती हूँ, लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जरताज गुल साहिबा इजी टारगेट हैं क्योंकि वो खातून हैं, और लोग उनको इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो खातून है। तो मेरा ख्याल है ये बात क्लियर करनी चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हो, आप कैबिनेट का हिस्सा हो, आप चाहे मर्द हो, खातून हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कहीं से भी आपका ताल्लुक हो, अगर आप इनकॉम्पिटेंट होगे और बार बार अपनी इनकॉम्पिटेंस दिखाओगे या अपनी इग्नोरेंस दिखाओगे तो आप पे तनकीद होगी। उन पे तनकीद इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो खातून है, उन पे तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि बार बार वो इस तरह की बातें करती हैं जो दिखाती हैं कि वो इग्नोरेंट हैं ऐसे इश्यूज के बारे में जिनके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये एक तरह से फेमिनिज्म या मिसोजिनी या जो सेक्सिज्म है उसको कंफ्यूज करने की एक पूरी कैंपेन है। ये कहना कि जरताज गुल साहिबा को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खातून है, तो इसको भी मेरा ख्याल है क्लैरिफाई करना चाहिए। वेरी ट्रू। हसन निसार साहब, हमारे यहाँ तो थोड़ा एडवांटेज होता है औरत होने का, अमूमी बहुत ही कम ज़र्फ होगा, अदरवाइज लोग इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है लेडीज़ फर्स्ट टाइप स्टूपिड बात। बहरहाल तो अलीना, पहले तो आप इनके लिए रहनुमाओं जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए मैंने कभी नहीं किया। 27 साल से लिख रहा हूँ, एक बार भी ये इनके लिए लीडर, रहनुमा, पहले तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे अपने सवाल में आप माजरत करें, बल्कि लिख के आप माजरत चाहें तो मैं आगे चलूँगा, वरना मैं एहतजाजन। सर हमने तो इनको इलेक्ट इसी उम्मीद से किया था कि हमारी, क्लोज कर रहा हूँ इससे ज़्यादा। सर माजरत के साथ, हमने तो इनको इलेक्ट इसीलिए किया था कि शायद ये कुछ रहनुमाई करें हमारी, लेकिन हम अब अपने ही फैसले के ऊपर पशेमा हैं, एटलीस्ट इस बयान के बाद। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि शायद ये आगे अपनी समत दुरुस्त करें। बस यही जवाब है। ठीक है। मुनीब, देखिए, एक बात तो जो हसन साहब ने की है वो तो खैर अपनी जगह बातें सारी दुरुस्त है। जो एक अभी कही गई रीमा उमर साहिबा ने वो बात कही, वो दुरुस्त बात है, और मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा उसको एप्टली रखा कि
ये ज़रूरी नहीं है कि उन पे तनकीद इसलिए हो रही है कि वो जी खातून है, और कल कोई एक मुकाबले एहतराम खातून ट्वीट भी कर रही थी कि देखिए जी वो मिडिल क्लास से आई हैं और वो खातून हैं और वो आकर वो छा गई हैं पाकिस्तान की सियासत पे। तो ऐसे मतलब जो सब सोच हो तो अक्ल पे भी मातम करने को दिल करता है कि वो क्या आ गई, क्या छा गई। शायद अगर तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो शायद पता वाकई लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद तारीख में पता चलेगा कि कौन सी ख़वातीन थी जो पाकिस्तान की सियासत में आई और वाकई जिनका इम्पैक्ट था और जो छा गई। जहाँ तक बात ये मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा की, मिनिस्टर साहिबा की, देखिए कुछ लोग होते हैं जिनके लिए हम सियासत के अंदर या वैसे भी कहा जाता है जिन्हें अपस्टार्ट्स कहा जाता है, ये हकीकतन उसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। इनका ये जो बयान देना, इस तरह के जो बयानात हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता, वो तो अपनी जगह पर है। वो तो चलें आपकी कोई IQ थोड़ा फारग हो या आपकी थोड़ी जहालत का अंतर ज़्यादा हो, वो अलग बात है। लेकिन एक होता है जो मैंने अपस्टार्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो क्यों किया? देखिए आपको अल्लाह इज़्ज़त देता है, आप MNA बन जाती हैं, आप अपने हलके में जाती हैं। अब ये वो सारी बातें जो फैक्चुअल हैं, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा। आप अपने हलके में जाती हैं, अस्पतालों के अंदर जा रही हैं और ट्वीट कर रही हैं बड़ी फ़ख्रिया अंदाज में कि मैंने फ़लाने को डायरेक्ट किया, मैंने फ़लाने को डायरेक्ट किया। एज एन MNA शी डज़ नॉट हैव द राइट टू डू दैट। जिनको ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो अपने हलके में जाके फ़लाने को ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, फ़लाना, नो, दे डोंट हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स विद देम। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी बात, मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा अपने ही एक सरकारी मीटिंग की तस्वीर ट्वीट करती हैं कुछ साल कबल, जिसमें इनके शौहरे नामदार मौजूद होते हैं। सब ने पूछा, मैंने भी पूछने की कोशिश की कि जी किस कैपेसिटी में आपके जो शौहर थे वो मौजूद थे इस मीटिंग के अंदर। जवाब कोई नहीं आया जी। उसके बाद मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा की मिनिस्ट्री से, इन्हीं के ऑफिस से एक लेटर जाता है इनकी सिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, गालिबन नेक्टा में। अब मुझे आप बताइए, ये हरकतें क्या आप कहेंगे गलती हो गई जी या गलती से कर दी? नो, ये वो बेसिक जो स्कूलिंग है जो कि आपको नहीं मिलती, और आपको पता होता है कि मुझे इक़्तिदार मिल गया है, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैंने इसके साथ करना क्या है। मेरा कॉन्डक्ट ऐसा हो गया है कि मुझे पता ही नहीं है मैंने बिहेव किस तरह करना है। लाउड माउथ होना, ऊँची आवाज़ में बात करना, एग्रेसिव हो जाना, ये कोई, आई एम सॉरी, दिस इज़ नो क्वालिटी। अगर आपकी बात के अंदर दलील नहीं है, अगर आपका कॉन्डक्ट ऐसा नहीं है कि जिससे वाकई जो हसन साहब फरमाते हैं कि जी रहनुमा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप अपने आप को इवन उस डायरेक्शन के अंदर अगर नहीं रख सकते, फिर आप एक मिनिस्ट्री छोड़ 10 मिनिस्ट्रियों का कलमदान रख लें, अपने पास जो मर्जी कर लें, आप तब्दील नहीं हो सकते। तो ये इस पर क्या कहा जा सकता है सिवाय इसके कि बस बट रही है जहालत? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब। देखिए, डिग्री होती है, असली हो के जाली हो। और ये एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के अल्फाज थे, किसी और के नहीं थे। और ये इसको अगर आप देखें गौर से, देखें, वैसे इसके ऊपर तो समझ भी नहीं आता इंसान हंसे या क्या करे। सर, डिग्री होती है, असली हो या जाली हो। और मैं आपको ये हकीकतन बता रहा हूँ कि मदर साहब। जी सर, सुभान अल्लाह, थैंक यू। और मैं ये हकीकतन बता रहा हूँ हसन साहब के 2002 में के इलेक्शन में जब ग्रेजुएशन जो है वो शर्त रखी गई और बहुत से लोग जाली डिग्री लेके उन्होंने MNAs का इलेक्शन लड़ा, तो उनके जो है वो चैलेंज हुए। और मैंने ख़ुद कई कोर्ट हेयरिंग्स सुनी हैं। एक कोर्ट हेयरिंग मुझे अच्छी तरह याद है कि एक साहब थे जो बाद में वफाकी वज़ीर भी बने। उनसे कोर्ट ने पूछा, उनके पास आलिम फाजिल की डिग्री थी, उनसे कोर्ट ने पूछा कि आप उनसे कुछ इस्लामी तारीख़ के सवालात किए, तो उन्होंने कहा जी मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कौन से मदरसे से आपने पढ़ा है? तो कहने लगे अभी मुझे इस वक्त याद नहीं कि मैंने कौन से मदरसे से वो डिग्री ली है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं हमारी, और उसमें बहुत एक्सपोजर हुआ उन लोगों का भी जो जाली डिग्रियों पे, और ज़ाहिर है इससे पहले ग्रेजुएशन शर्त नहीं थी, बाद में भी शायद ख़त्म कर दी गई, वो शर्त ख़त्म कर दी गई, लेकिन इसने बहुत से लोगों को एक्सपोज किया। और उम्मीद ये थी कि तहरीक इंसाफ पढ़े लिखे लोगों को लेकर आएगी। तो पढ़े लिखे लोग रखना जो है वो सिर्फ डिग्री की निशानी नहीं होती। सिर्फ डिग्री किसी के पास हो तो वही पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। आपको शऊर भी, आपकी स्टडी भी। देखिए, अब तो सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर जो है वो ये कह रहा है कि जी अमरीका में इसलिए टेस्ट केसेस ज़्यादा हुए हैं क्योंकि हमने टेस्ट ज़्यादा करवाए हैं, लिहाजा मैंने हिदायत की है कि टेस्ट अब कम करवाए जाएँ।
तो हमारे यहाँ तो इस वक्त दुनिया में ग्लोबली ये चीज़ें हो रही हैं। सर उन्होंने तो कोरोना के दौरान एक रैली रखी है, गालिबन 19,000 लोगों को जमा किया उन्होंने। तो अब अगली मर्तबा सरताज गुल साहब जब किसी प्रोग्राम में आए तो उनसे ये सवाल दोबारा किया जाए कि कोविड-19 क्या होता है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ जो रीमा ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की, ये जो लोग या वो ख़ुद भी अगर ये कहती हैं कि खातून हैं इसलिए ज़्यादा अटैक किया जा रहा है, या सिन्फ़े नाजुक जिस तरह से कहा जाता है वो समझकर ज़्यादा अटैक आसान हदफ है, तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें उतना मजबूत भी होना चाहिए। अगर हम कोई कहीं पे हो जाती है गलती, सबसे हो जाती है, नो वरीज इन दैट, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत भी उतना करना चाहिए, क्रिटिसिज्म के लिए भी, और फिर अगली दफ़ा तैयारी के साथ आना चाहिए और बेहतर अंदाज में परफॉर्म करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम आज अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह।